किया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। टेंडेंसी क्या है? इनर्शिया क्या चीज है कि मतलब कि कोई भी जो चीज है उसका वो उस पे कोई भी इफेक्ट हो, लेकिन वो अपना स्टेट वहीं पर रखे, जैसे वो कि जैसे रहना कोई चाहती है। आदमी धकेल रहा है हाँ तो उसे वो अपनी स्टेट चेंज ना करे, यानी कि वो रुका हाँ हुआ तो वो चलने ना लग जाए, तो हाँ। उसको बोलते हैं इनर्शिया। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट, मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये सभी में होता है। अगर हम सोए हैं तो सोए रहना चाहते हैं, जागे हैं तो जागे रहना चाहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, देन इट वांट्स टू, ये क्या इसकी टेंडेंसी है? वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। वैसे हमने पर्सोनिफाई कर दिया है, वांट्स टू ना लिख करके इट हैज ए टेंडेंसी लिखना चाहिए। भला कोई पत्थर में क्या चाहत होगी कि वो रुका रहे, लेकिन फिर भी हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उसका व्यक्तिकरण कर रहे हैं। सो इट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो उसका क्या टेंडेंसी रहेगा? देन इट हैज ए टेंडेंसी, हाँ, इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव with same speed in same direction, same speed with in same direction, उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहेगी। in same डायरेक्शन, ऐसा होगा। इस चीज को कहते हैं इनर्शिया। इफ वी वॉन्ट टू चेंज इट्स स्टेट देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। अगर आप इसकी चाहते हो कि बदलना, तो ये विरोध करेगी कि नहीं? तो आपको बल लगाना पड़ेगा। इफ वी वांट टू चेंज इट्स स्टेट देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मोर मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास है तो क्या होगा? सेंटेंस पूरा करो प्रार्थना। इफ ऑब्जेक्ट हैज मोर मास तो क्या होगा? देन इट हैज, तो इसमें क्या होगा? मोर इनर्शिया। हाँ, मोर इनर्शिया। अच्छा, उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो माही जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, या आप उसे कह सकती हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जरा उसे आप रिपीट करें। सर ये करना, हाँ, कर दो। tendency of an object to maintain its state is called inertia. If an object is at rest, then it wants to remain at rest. ये सब ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सूर्यांश, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ। सर मैं बताऊं? बोलो। Sir, if a body is under balanced force, then a body which is at rest will remain at rest, and if it is moving, then keep on moving in same direction with same speed ओके, till eternity. ये चीज हो गया। अब देखें, जस्ट एक सेकंड के लिए।
ऐसे मान लीजिए एक ग्लास हमने रख दिया और इस ग्लास में हमने एक स्केल रख दिया, ओके, एंड एक 5 का सिक्का रख दिया। ये देखो 5 रुपये का कॉइन है, इस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी रख सकते हो, 5 रुपये का कॉइन आप चाहे तो कार्ड पे भी रख सकते हो। मैंने एक कार्ड रख दिया, कार्ड रखो, और कार्ड 5 रुपये का सिक्का रखा है ग्लास के ऊपर। तो अब मैं इसको उंगली से फ्लिक करूँगा, ऐसे क्या करूँगा, फ्लिक। तो देखो कार्ड हटा रहा हूँ, तो सिक्का क्यों नहीं उछला? कार्ड देखो देख लो, क्या ये सिक्का रेस्ट पर था? क्या रेस्ट पे था? तो क्या, हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस सिक्के की टेंडेंसी रेस्ट में था? तो क्या रेस्ट में रहने की थी, इसलिए वो कार्ड, हाँ, नहीं वो बात सही है, बट ये सिक्का कैसा था? ये तो हमारी फिंगर से हमने इसको हिट किया तो इसे जाना था, लेकिन सिक्के ने कहा हम नहीं जाते, हम तो रेस्ट में हैं। और हम कार्ड मोशन में गया लेकिन सिक्का मोशन में नहीं गया। हाँ, सिक्का मोशन में क्यों नहीं? रेस्ट में था। रेस्ट में था। इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, so due to inertia of rest it remains at rest, and when it loses its base, तो जब इसने अपना बेस लूज किया, then it has fallen into glass under gravity। तो ये चीज़ है। ये आपकी बुक में फिगर बनाए, जरा देखो कि क्या ऐसा बना है फिगर, पेज नंबर 118 पे, बताओ। यस सर, बना है, देखो सर आप दिखा दो। यस सर, बना हुआ है ऊपर फिगर में, फिगर 9.7। ये चीज़ है। अच्छा, कभी ऐसा आपने कैरम खेला है कि अगर आपने इसको मारा तो नीचे की गोटी चली गई, ऊपर की वैसी पूरी गड्डी बनी हुई है? यस सर। तो वो क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो जिसको हिट किया उसकी तो मजबूरी है, उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऊपर वालों की तो मजबूरी नहीं है। वो कहते हैं हम तो इनर्शिया है हमारा रेस्ट पे रहने का, हम क्यों जाएं, तुम जा रहे हो तो जाओ। तो इस तरीके से धीरे हो या वो अलग बात है, ऐसे धीरे मारने से तो ऐसा होगा, लेकिन कई बार आपने देखा है कि जस्ट ये इनर्शिया की बात होती है। एक मिनट जस्ट एक मिनट रुको। If table top is removed, then in restaurant all the cutlery remain on table. जस्ट एक मिनट रुको तो मैं आपको बता दूं। Foundations, Food and Beverage Services training. In this video, we'll learn how to clear a table in a restaurant. At the end of a course, after all the guests seated at the table, the bottom plate with one or जस्ट एक मिनट रुकिए। जी हाँ, अब देखो कि अगर हम ऐसा ही करें टेबल टॉप के साथ, कभी रेस्टोरेंट में गए हो तो वहां पर आपने क्या देखा? ये देखो, ये देखो टेबल क्लॉथ रखा है, और टेबल क्लॉथ के ऊपर इसने क्या रख दिया बताओ? टेबल क्लॉथ के ऊपर क्या इसने खाने पीने का सामान रख दिया? जस्ट देखिए, क्या इस टेबल क्लॉथ के ऊपर इसने पानी रख दिया? और क्या उसके ऊपर भी पानी रख दिया? देखो, ये देखो, So you're going to be here like this, and your hands are tight, straight down to your toes. Got it? Straight down to your toes. No hesitation at all. All right, okay. All right? Ready? Little drum roll. I'm going to count you in. देखो अब टेबल टॉप रिमूव कर रहा है। And the crowd goes
क्या कहीं कुछ गिरा? तो आपने देख लिया ना कि टेबल टॉप हट गया, बट द थिंग्स विच वाज इनिशियली एट रेस्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट। यही बात देखी आपने? हाँ सर जैसे मैंने पूछा था ना कि हाँ, अब देखो ये चीज है, तो वो चीज फ्रिक्शन है। वी हैव टू गो बियॉन्ड द फ्रिक्शन। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि धीरे धीरे करोगे, तो धीरे धीरे में नहीं होगा। धीरे पूछ रहा था कि जैसे हम लोग तेज मारते हैं कैरम के वो पॉइंट पे, तो वो एक ही नीचे वाली हटती है, तो धीरे मारने पे सिर्फ पूरी क्यों गिर जाती है, जबकि इनर्शिया तो बहुत कम होता है। अब वो सब चीज़ जब हम पढ़ेंगे तो ही तो देख पाएंगे ना। अब आगे चलते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। अभी हम लोगों ने पढ़ाई कहाँ है, वी हैव लेस नॉलेज अबाउट इट। तो जब हम इसे बताएंगे तभी तो क्लियर होगी ना। लेकिन इतना तो आपने देख लिया कि ये जो चीज़ है इनर्शिया 3 तरीके का होता है। बोलो इतना जान लिया कि नहीं? हम आपको हर चीज़ बताएंगे। आपका क्वेश्चन हमारे पास, हाँ उसको पहले देखें तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें आपको हमने बताई नहीं है। सो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। If object is at rest, then it has a tendency जैसे मर्जी लिखिए, to remain at rest, सब एक ही बात है। तो if object is rest then it has a tendency, इसकी क्या टेंडेंसी होगी? ऐसा then it has a tendency to remain at rest, ठीक है? So it has a tendency to remain at rest, then it has a tendency to remain at rest। तो उसे बदलने के लिए आप फोर्स लगाओ। दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग then it has a tendency to move, या इसकी टेंडेंसी है कीप ऑन मूविंग। हाँ उसी स्पीड में, ठीक है, विद सेम स्पीड। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? Until unless no force is applied, then an object which is moving keep on moving in same direction. Until no external force is applied, a moving object keep on moving। ज़्यादा पूछोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। कीप ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। कुछ चीज़ें समझ लो फिर पूछना। इन सेम डायरेक्शन, जो चीज़ सीधे चल रही है वो सीधे चलते रहना चाहती है। अगर आप इसकी डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो किसी एक ही डायरेक्शन में चलते रहने के लिए की भी टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की। फोर्स ना लगाओ तो चल रही तो उधर ही चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। तो ये अगर मान लीजिए ये चल रही है, कोई भी चीज़ मान लो ये चल रही है, तो ये कहलाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। और चूंकि ये सीधी रेखा में चल रही है तो क्या इसमें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है? और जो चीज़ भाई जो जहाँ चल रही वहीं चलती रहेगी, जिधर चल रही वही तो चलेगी। कोई अगर प्लेनेट कहीं मूव कर रहा है तो उधर ही तो जाएगा। क्या उसके साथ दो इनर्शिया नहीं है? एक मोशन का है और एक डायरेक्शन का है।
वो अपने मन से डायरेक्शन बदल रहा है क्या? जब तक स्टीयरिंग नहीं घुमाओगे, जिसके पास कार है आप लोगों में, तो क्या कार अपने आप घूम जाएगी? और u0 है तो ये क्या है? क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है, इफ अ 5 rupee coin is kept over a glass at a playing card के ऊपर रखो, एंड कार्ड इज फ्लिक्ड, तो कार्ड को फ्लिक करो उंगली से, देन कार्ड फ्लाइज अवे, कार्ड उड़ जाएगा, बट 5 rupee coin falls inside glass Y. ऐसा क्यों होता है? When कार्ड इज फ्लिक्ड, जब इसे फ्लिक्ड करेंगे, यानी अगर हमारे पास एक कार्ड है और कार्ड किसके ऊपर रखा है? इसके ऊपर रखा है ग्लास में, और इसके ऊपर एक कॉइन रखा है, और इसको मैंने क्या किया कि इसको उंगली से क्या किया है कि फ्लिक किया है, ठीक है? सो इसको फ्लिक करने के लिए आप क्या करोगे? हाँ, कार्ड को फ्लिक करें तो देन व्हाट विल हैपन, ऐसे फ्लिक करो, तो कार्ड को जब फ्लिक करोगे तो क्या होगा बताओ? व्हेन इट उड़ जाएगा, एंड देन कार्ड फ्लाइज अवे। हाउएवर, और ये कॉइन इसके अंदर गिर जाएगा और कार्ड उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो ये चीज है, व्हेन कार्ड इज फ्लिक्ड देन क्या होता है? कार्ड फ्लाइज अवे, कार्ड फ्लाई अवे हो जाएगा, बट जब कार्ड फ्लाई अवे हो जाएगा, बट द क्वाइन, जो क्वाइन है, विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट, वो कैसे था? इनिशियली एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। क्यों रिमेन एट रेस्ट रहेगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हाँ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एज सून एज कार्ड फ्लाइज अवे, जब कार्ड उड़ जाएगा, कॉइन लूजेस इट्स बेस एंड ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स इनसाइड ग्लास। एज सून एज कार्ड फ्लाइज अवे, क्वाइन लूजेस इट्स बेस, अब उसके नीचे कुछ रह थोड़ी ना गया है, लूजेस इट्स बेस एंड अंडर ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा? फॉल्स, कहाँ गिर जाएगा? इनसाइड, फॉल्स इनसाइड ग्लास, ये चीज हो जाएगी। माही रिपीट करो पूरी बात कि क्यों ऐसा होता है, बताओ। हाँ बोलो। सर वही जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि वो तेज अगर मारते स्ट्राइकर को तो फिर वो नीचे वाली धीरे मारते तो इनर्शिया तो कम हुआ, फिर सारी कैसे गिर जाती है? अभी थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश कर लूँ, फिर आपका आंसर बता दूंगा। सारे क्वेश्चन अगर एक साथ पुट करोगे, पहले मैं ये चीज़ तो इस्टेब्लिश कर लूँ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। जब ये चीज़ लोगों को बता दूंगा, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं ना, फिर उससे क्या होगा, नहीं तो रेड ईयरिंग हो जाती है कि हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप ये बताइए
कि when bus stops why we fall forward in forward direction. Sir, because we are, sir, the bus and we are also moving along with the bus. Also, the bus, when the bus stops, as we are in the motion, and if suddenly we stops, the bus stops, then we also stop. That's why, like sir, you give the example of the card and the coin and the glass, na? Sir, like that only. हाँ, तो उस चीज़ को अभी मैं आपका जो वो है स्टेटमेंट उसे डेवलप करना चाहता हूँ. इट इज़ प्री मैच्योर, तो थोड़ा डेवलप करने दो. गिव मी सम टाइम, अलाउ मी टू रिप्लाई योर आंसर. एक टाइम के बाद ही हो सकता है. अभी हम इस कॉन्सेप्ट को डेवलप तो कर लें, इनर्शिया क्या है, फिर हम धीमे और तेज की भी बात कर लेंगे. तो अभी हम लोग बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किए बिना अगर आगे बढ़ गए तो लड़खड़ा जाएंगे. लेट अस एस्टेब्लिश इट वेल. बात समझ में आई? तो माही रिपीट करो. व्हाई द कॉइन फॉल्स इनसाइड ग्लास. Then card went, then card flies away, but the coin which was initially at rest will remain at rest due to inertia of rest. As soon as card flies away, coin loses its weight and under gravity falls inside. अच्छी बात कही है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है. अब जरा देखो कि क्वेश्चन, इफ अ डर्टी कोई मैट है या मैट्रेस कालीन है, इज बीटन बाई स्टिक. अगर स्टिक से आपने उसे मारा, देन डस्ट falls down from it. अगर कभी डर्टी मैट को दीवार से अगर आप हिट करती हो तो क्या सारी धूल झड़ जाती है उसकी? देखा है? धूल तो बहुत गंदी मैट्रेस है, उस पर अगर लाठी मारो तो क्या धूल गिर जाती है? तो ये एक मैट्रेस है. नाउ दिस इज ए मैट्रेस, एंड अगर मान लीजिए ये एक मैट्रेस है और इसमें मैंने एक स्टिक मारी, तो स्टिक मारने से क्या ये मैट्रेस अपनी पोजीशन से हट जाएगी? Yes, sir. क्योंकि हमने इस पे एक स्टिक मार दी है. तो व्हेन इट इज बीटन विद स्टिक, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं क्या वो इसी में अंदर पहले चिपके हुए थे? दे वर एम्बेडेड. और क्या वो अब उससे डिटैच हो जाएंगे? क्या वो मैट्रेस से बोलेंगे तुम जा रहे हो तो जाओ, हम तो नहीं जाते? ऐसे बोलेंगे क्या? Yes, sir, they are still at rest, but the mattress is in motion. मैट्रेस अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन डर्ट के पार्टिकल कहेंगे हम तो भारी हैं, हम नहीं जाएंगे, तुम जा रहे हो तो जाओ. एंड ड्यू टू ग्रेविटी विल दे फॉल. तो मैट्रेस अपनी जगह से चली गई. सो व्हेन मैट्रेस इज बीटन बाय स्टिक, then mattress moves from its place, but heavier dust particles, heavier dust, Sir, ये आंसर है. हाँ ये आंसर है. सो ये क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों होता है? तो heavier but heavier dust particles which were initially at rest, वो शुरू में कैसे थे? which were initially, सूर्यान इसको पूरा करो. initially at rest. Yes, sir, at rest, they fall down due to the gravity. अच्छा, प्रार्थना पूरा करो इस सेंटेंस को. Sir, initially at rest because of ना ना ना, फिर माही बताएंगी. माही रिपीट करो. It speaks and under gravity falls down. अभी रुको ना, माही बता रही हैं. हाँ बोलो. The inertially, the due to rest, which were initially at rest, इसके आगे का बताओ माही. the due to sir, हाँ बोलो. initially at rest due to, बोलो. inertia of rest. आगे सेंटेंस पूरा करो. मैंने भी तो
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, प्रार्थना आगे पूरा करो, प्रार्थना आगे पूरा करो। हाँ, which were initially at rest due to inertia of rest will remain at rest। जो शुरू में रेस्ट पर थे इनर्शिया की वजह से will remain at रेस्ट। आगे बताओ प्रार्थना। एंड अच्छा बताया है। एंड एज सून एज मैट्रेस मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, dust particles fall down under gravity। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इफ ये जो भी चीज़ है, मतलब कि एक होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया जाए। मान लो जैसे अगर मैं क्या करूं, झटके से ना करूं, और मैं ये कर दूं, जैसे ये सूर्यकांत कह रहे हैं कि ये हटा दिया, बोल रहे क्यों नहीं गिरा, सब गिर जाना चाहिए था ना। तो अभी हम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो तेज़ी से झटका देना पड़ेगा कि नहीं। और अगर आप ये सोचते हैं कि सूर्यकांत, ये सूर्यांश कह रहे हैं देखो हाथ मैं हिला रहा हूँ, ये कॉइन नहीं गिरा, अरे हाथ को तेज़ी से हिलाओ तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। यानी इफ़ यू आर मूविंग वेरी फास्ट देन सच ए फोर्स, क्योंकि सूर्यकांत ने बहुत बड़ी, सूर्यांश ने बताया कि जो फ्रिक्शन है वो एक स्थिति के बाद नहीं बढ़ता। सूर्यांश ने कहा कि पहले 2 न्यूटन होगा, 4 न्यूटन होगा, फिर 4 के बाद अगर 4.1 लगाओगे फोर्स तो वो फ्रिक्शन से ऊपर हो जाएगा। अब फ्रिक्शन से ऊपर फोर्स लगाओगे तो तुम्हारी चीज़ मूव कर जाएगी, अब मूव कर गई तो कॉइन गिर गया। और अगर फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा बताओ, इनके बीच का फ्रिक्शन ओवरकम कर पाओगे, हिलाते रहो ऊपर। कुछ हो रहा है क्या भाई, फ्रिक्शन 4 का है, तुम 4.1 लगाओगे तब तो मूव करा पाओगे और तब रिलेटिव मोशन होगी, और सोचोगे धीरे धीरे 2 का लगाए फ्रिक्शन, तो कुछ हो रहा है क्या। अच्छा, सूर्यांश ने ये बात क्या पहले पढ़ रखी थी, इसी बेसिस पे सवाल पूछा, और क्या ये दूसरों के लिए पूछा बताओ। ये बाकी लोगों के लिए सवाल था कि देखें दूसरे क्या बताते हैं, है बात कि नहीं। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। Now, if a stack of coin is kept at center of carom board and it is hit by a striker, if a stack of coin is kept at center of carom board and hit by striker, then the lower most coin, जैसा कि बुक में बना है, the lower most coin is displaced from its position, but other coins remains in stack, ढेरी, स्टैक का मतलब गड्डी होती है, remain in stack at center। कार्तिक आंसर दो। कि when जब कैरम बोर्ड में हमने बहुत सारी कॉइन यहाँ पर लगा दी हैं, तो कैरम बोर्ड में अगर हमने कॉइन लगा दी है तो अब इसमें ये बीच में बहुत सारे कॉइन हैं ये, तो अब अगर हम स्ट्राइकर से इसको मारेंगे तो क्या होता है कि हाँ बोलो। When a stack of coin हाँ is hit by
एक मिनट रुको व्हेन, जरा धीरे धीरे, व्हेन स्टैक ऑफ कॉइन हिट बाय स्ट्राइकर, चलो आगे बताओ। लोअर मोस्ट Sir, लोअर मोस्ट हाँ, इज डिस्प्लेस्ड, क्यों डिस्प्लेस्ड हो जाता है? ड्यू टू डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स ऑन इट, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया ना। किसकी वजह से हो जाता है? ड्यू टू डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स ऑन इट, उसे तो हटना ही है। and other points fall off. फोर्स ऑन इट, तो वो डिस्प्लेस हो गया है। बट अब आगे बताओ, बट other point does not displace नहीं, अब because he will अदर क्वाइंस विल रिमेन, अब आगे वैसे बताओ, अदर क्वाइंस remain at rest. रिमेन एट रेस्ट, Remain at rest. रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी वजह से ड्यू टू inertia of rest, rest and ये क्या होगा? descend at same place, उसी जगह पे वो जैसे लैंड नहीं करते हैं क्या, ऊपर के कॉइन उसी जगह पे लैंड कर गए, नीचे की चीज हट गई तो ऊपर, जैसे 5 का सिक्का क्या ग्लास में लैंड कर गया। एंड हाँ, ज़्यादा करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। एंड रिमेन स्टैक्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रिमेन स्टैक्ड, बोलो समझ में आ गई बात कि वैसे बने रहते हैं। Yes, sir. अच्छा, क्या उसका बेस वाला नहीं लिखना है? नहीं ज़रूरत नहीं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर लूजिंग दे बेस दे अंडर ग्रेविटी, उतना सब लिख सकते हैं, लेकिन उतना न लिख के सिंपली बोलो कि वो ऐसे थे वैसे रहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक ट्री है और ट्री में मान लीजिए यहाँ पर एक एप्पल है और इसको मैं इसकी ब्रांचेस को विग्रसली शेक करूं, हिलाऊं, तो क्या होगा? इफ, नीचे गिर जाता है. हाँ तो वही पूछा गया है ना, इफ ब्रांचेस ऑफ ट्री, यहीं पे चढ़ के मैं हिलाऊं तो क्या होगा? ट्री इज शेक्ड विग्रसली का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से. हाँ, विग्रसली, देन fruit falls down, fruits fall down। तो अब जरा देखें कि ऐसा होने पर क्या होता है कि if branches are shaked vigorously many fruit fall down। जस्ट एक मिनट, कि now collecting a lot of fruits by shaking branch। अब ये देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। इसमें ऑरेंजेस लगे हुए हैं बहुत सारे, ये देखो, क्या इसमें बहुत सारे ऑरेंजेस लगे हुए हैं और क्या सब गिरते जा रहे हैं हिलाने से, ब्रांच हिलाने से इकट्ठा हो रहे हैं। फिर से देखो, इसमें करीब कितने दर्जन इकट्ठे हो गए, तेजी से हिला रहे हैं। फिर से देखिए कि पहले तो ये देखो, इसमें ऑरेंजेस दिख रहे हैं आपको क्या?
और अब देखो कुछ गिरता हुआ भी दिख रहा है, पूरा पेड़ खाली कर देंगे हिला हिला के। ये एक ऐसी मशीन है, नीचे छतरी लगी है, उसमें इकट्ठा हो रहा है, एक भी सड़क पे नहीं गिर रहा है। और जब सारे फ्रूट हो गए, अब ये देखो, ये सारे फ्रूट को किस में डाल देगी, कलेक्ट कर लिया, वो पीछे हट गई, ये देखो अब इसमें डाल देगी। तो इस तरीके से किसी का काम नहीं है। ये देखो कितने फ्रूट गिर रहे हैं, गिरे है ना, कितने इकट्ठे कर लिए। तो ये चीज होती है। सो लेट अस सी कि अगर ब्रांचेस ये होगा, ब्रांचेस आर शेक्ड विगरसली देन फ्रूट फॉल डाउन। ऐसा क्यों होता होगा, फ्रूट क्यों गिर जाता है ब्रांच हिलाने से? ये एक नई बात हो गई। क्या इसमें भी कोई साइंस है? फ्रूट्स फॉल डाउन वाई व्हेन ब्रांचेस आर जो उसको शेक शुक शेकन होता है, तो शेकन लिखो, शेक्ड तो नहीं होता है, शेकन। इफ ब्रांचेस आर शेकन देन ब्रांच गेट डिस्प्लेस्ड। इसके ऊपर की जो ब्रांच है क्या वो अपनी जगह से हट जाएगी? अ फ्रूट रिमेन एट इट्स प्लेस। देन ब्रांचेस गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, क्योंकि उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रॉम इट्स पोजीशन। बट हैवियर फ्रूट रिमेन्स एट रेस्ट। क्यों रिमेन्स एट रेस्ट रहता है अनुराग? ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू इनर्शिया वर्ड जरूर लगाना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड गेट, और क्या हो जाता है? गेट डिटैच्ड। डिटैच्ड बोलो, मतलब ब्रांच से अलग नहीं होगा तब तक गिरेगा कैसे? एंड गेट डिटैच फ्रॉम ब्रांच एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी। ऐसे लिखना है। सिमिलरली व्हेन ये trees are shaken vigorously, in test question है, why the leaves fall down? So similarly leaves also fall down when tree is shaken vigorously. बस heavier word ना लगाना। leaves जो भी है also fall down, leaves also if branches are shaken vigorously। तो अगर ऐसा किया जाए, अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट इज कि व्हेन मूविंग बस स्टॉप्स। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर मान लो तुम्हारी कार अगर रुक जाए अचानक, तुम लोग आगे गिरोगे कि पीछे, या स्कूटी रुक जाए, तो बताओ। आगे गिरेंगे। तो वही क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, ऐसा क्यों होता है कि हम आगे क्यों गिर जाते हैं? व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, हाँ, then we fall in forward direction। So why? So when we are sitting in bus, बैठे हुए हैं बस में, in bus and bus moving bus, तो
बस तो मूव कर रही है, एंड बस इज इन मोशन, देन along with bus जो our body है is also set in motion, वो भी मोशन में रहती है. If bus suddenly stops, then our lower body यानी कमर से नीचे का हिस्सा, लोअर बॉडी जो विच इज इन कांटेक्ट विद बस, वो तो फ्रिक्शन में है, वो तो खिसक नहीं सकता हमारी, क्योंकि हम गद्दी पर बैठे हैं. तो आवर बॉडी, सो देन आवर लोअर बॉडी विच इज इन कांटेक्ट विद बस, जो बस के साथ कांटेक्ट में है, कम्स एट रेस्ट, उसे भी रेस्ट पे आ जाना है, कम्स एट रेस्ट. बट आवर अपर बॉडी, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी वो क्या करेगी, आवर अपर बॉडी कीप ऑन मूविंग. क्यों मूव करती रहती है आगे, inertia of motion. हाँ, कीप ऑन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्या कीप ऑन मूविंग फॉर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हमने ठीक से नहीं पकड़ा है तो हम आगे गिरी जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन. हाउएवर वी रीअसर्ट आवर मसल्स, हम अपनी मसल्स मस्कुलर रीअशन कर लेते हैं, और अपने आप को, जैसा नहीं होता कि ऐसे ऐसे, तो नीचे का हिस्सा रुका है और ऊपर आगे जा रहा है, तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं, अपने आप को रीअसर्ट कर लेते हैं. एंड वी मैनेज टू गेट बैलेंस अवर सेल्फ, क्योंकि हमारी मसल्स एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, हमारा माइंड कंट्रोल करता है, ऑर्डर देता है, और अल्टीमेटली हम नौकरी बनने से बच जाते हैं दूसरों की, और हम अपने आप को किसी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं. आगे झुक तो जाते ही हैं कि नहीं, लेकिन अवर मस्कुलर रीअसर्ट, मसल्स क्या आगे जो गया हिस्सा उसको पीछे ले आएंगे धीरे से, और फिर हम अपने को मैनेज कर लेते हैं कि नहीं, बैलेंस अवर सेल्फ. लेकिन फिर भी ड्यू टू इनर्शिया, अगर बहुत तेज बस रुके तो क्या सब हम गिर ही जाएंगे, गिर जाते हैं तभी तो एक्सीडेंट होता है, कितने लोग मारे जाते हैं. अगर ट्रेन टकरा जाए किसी से, मर नहीं जाएंगे लोग, जो असावधानी से बैठे हैं मर ही जाते हैं. तो इस तरीके से वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, कहा जा रहा है इफ ए बस विच इज एट रेस्ट सडनली स्टार्ट मूविंग, इफ अ बस विच इज एट, हाँ बोलो सर पीछे से निकाल. बोलो, बताइए तो हम क्या कह रहे हैं. सर पीछे से ले जाते हैं. हाँ, इफ ए बस विच इज एट रेस्ट सडनली स्टार्ट्स मूविंग, देन अगर मान लो कि ये चीज़ है और ये बस रुकी है और ये आगे चल दे, तो क्या इसके पैसेंजर पीछे गिर जाएंगे. ये रुकी है, ये पैसेंजर देखो खड़ा है, इस पे पैसेंजर खड़ा है कि नहीं. Yes, sir. अब अगर मान लो ये बस अगर आगे चल दे, तो क्या ये पैसेंजर पीछे गिर जाएगा. Yes, sir. यही चीज़ होती है. सो कोई भी चीज़ है, अगर मान लो यही देख लो, ये पैसेंजर इस पे खड़ा है, और अगर मान लो ये बस चल दे, तो क्या होगा इस पैसेंजर को, देखो बस चली, पीछे गिर गया, ये देखो. तो ये क्यों हुआ, तो अगर ऐसा होता है, ये जो बस है और बस पे कौन खड़ा है, तो ये पैसेंजर इस पर खड़ा है और ये खड़ा है पैसेंजर, और मान लीजिए वो बस के चलने से क्या होगा, उसके बस के आगे मूव करने से इसका जो लोअर पोर्शन है जो कांटेक्ट में बस के है वो तो चलने लगता है, लेकिन इसके पीछे की बॉडी, ये ऊपर की बॉडी जो रेस्ट पर है, क्या वो रेस्ट पर रहती, वो आगे नहीं चलना चाहती,
पैर आगे चल पड़े, कोई अगर आपका पैर खींच ले तो क्या पीछे गिर जाओगे? पैर पकड़ के खींच ले आगे, तो ये तो वही हालत हुई कि पैर कोई पकड़ के आगे खींच रहा है, तो आप आगे गिरोगे कि पीछे? हाँ, सो देन वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वाई? तो देखिए, इफ बस which was initially at rest starts moving, तो कोई भी हो, हम ये कह रहे हैं कि एक, बल्कि एक सिटिंग पैसेंजर ही क्यों ना हो जो इस पे बैठा हुआ है, तो ये सिटिंग पैसेंजर, उसका भी हिस्सा पीछे तो टकरा ही जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कांटेक्ट में है वो तो चल देगी, लेकिन जो उसका सर है, जो नेक से जुड़ा हुआ है, वो रेस्ट पे है कि नहीं? वो भी तो 5 किलो का सर है। जब 5 का सिक्का नहीं रुका तो 5 किलो का सर क्या रुकेगा, बोलो? सो ए बस विच इज इनिशियल, सिक्का अपनी जगह बना रहा, कार्ड आगे चला गया, सिक्का बोला हम तो नहीं जाएंगे, कार्ड से कह रहा जाओ तुम जा रहे थे। तो इफ बस विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, देन आवर लोअर बॉडी, तो जो हमारी लोअर बॉडी है वो किसके कांटेक्ट में है बताओ? आवर लोअर बॉडी विच इज इन कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में है? हाँ, विच इज इन कांटेक्ट विद बस, ठीक है? वो आल्सो स्टार्ट्स मूविंग, वो भी चलने लगती है, स्टार्ट्स मूविंग, क्योंकि हम उस पर बैठे हैं और उस पर फ्रिक्शन है, आल्सो स्टार्ट्स मूविंग, बट आवर अपर बॉडी, लेकिन अपर बॉडी क्या, जब बस नहीं चली थी तो क्या वो रेस्ट पर था? बताओ, शुरू में तो हम तो बस पे बैठे ही थे, बस चल तो नहीं रही थी, ड्राइवर ने अचानक चला दी, बट आवर अपर बॉडी, तो विच वाज इनिशियली एट, किस पर थी? Which was initially at rest, अगर मैं पेन का ऊपर का हिस्सा पकड़ लूं, बोलो तुम्हें नहीं जाने देंगे, और नीचे वाला जा रहा है तो जाए, तो नीचे वाला चला गया, उसको हमने वहीं रखा, तो क्या हुआ? हम पीछे गिर गए क्या? ये बोला हम तो नहीं जाएंगे, पैर से बोला तुम जाओ जहां जाना है, तो पीछे गिर जाएगा क्या? समझ में आ गई बात? ऊपर वही है, हाथ देखो, ऊपर वाला कहीं नहीं जा रहा है, वो कह रहा है हम जो है इनिशियली एट रेस्ट पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तुम जाओ जहां जाना है, तो पैर चलता गया, सर वहीं रहा क्या? दिख रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड वी फॉल इन backward direction. However, our muscles reassert and we manage to balance ourselves and prevent us to fall. हम गिरने से बच जाते हैं, लेकिन झुक तो जाते ही हैं। अच्छा, अब आगे की बात देखिए कि हाँ, ये बात हो गई। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पेज नंबर क्या? नहीं, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के थोड़ी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? बताओ, रबर बॉल में ज्यादा इनर्शिया है कि स्टोन में? स्टोन, जिसमें ज्यादा मास होगा उसी में ज्यादा इनर्शिया होगा, ए पार्ट में। अब और बताओ कि बाइसिकल में होगा कि ट्रेन में? ट्रेन। जिसमें ज्यादा इनर्शिया है, क्या उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? और या अगर रुकी है तो चलाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और देखो, ए 5 रुपी कॉइन है 1 रुपी कॉइन? 5 रुपी कॉइन भारी होता है, तो 5 रुपी कॉइन
In the following example, try to identify the number of times velocity changes. A footballer kicks a football. तो पहला फुटबॉलर है, उसने क्या किया कि उसने एक फुटबॉल को किक किया, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जब वो किक करेगा? किक कर दिया उसने तो फुटबॉल चली ना आगे। अच्छा, फुटबॉलर ने किक कर दिया टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोलकीपर, तो उस दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, हु चेक कर लेते हैं, और इसने भी जो आगे वाला है उसने भी इसको किक किया, तो ये इसने भी किक कर दिया, तो ये अब बॉल जो इसके पास आई चेंज हो गई, अब ये गोल कीपर के पास पहुंच गई। ठीक है, ये गोल कीपर है यहाँ पर ना। तो अब गोल कीपर ने क्या किया, द गोल कीपर ऑफ दिस कलेक्ट्स द फुटबॉल, तो इसने क्या किया, कलेक्ट कर लिया गोल कीपर ने, तो गोल कीपर हेलमेट लगाए हुए है और इसने कलेक्ट कर लिया, तो गोलकीपर हेलमेट कहाँ लगाता है? अच्छा नहीं लगाता तो चलो उसने बॉल कलेक्ट कर ली, ठीक है कि नहीं, तो इसने कलेक्ट कर लिया और अब इसने क्या किया है, किक इट टूवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और उसे फिर फेंक दिया, किक कर दिया, पकड़ कर फिर किक किया, तो किक करने के बाद एक किसी और टीम, इतना काम हुआ है। सो दो यहाँ से एक बार हुआ, दो बार हुआ, और फिर और कुछ नहीं दिया ना, तो ये कितनी बार चेंज हुआ है इसको देख लेते हैं। check. In the following example, try to identify number of times velocity of ball changes. अच्छा, जस्ट एक बार देख लें कि कितनी बार हुआ है। 4 टाइम्स हो रहा है, तो देख लें कैसे 4 टाइम्स हुआ है, तो हम एक्सप्लेन कर दें उस चीज़ को। Now, so सबसे पहले when a footballer kicks to another player, तो पहला क्या है, फर्स्ट टाइम, ये है कि फर्स्ट टाइम it changes when first footballer kicks it, तो फर्स्ट टाइम इट चेंजेस, फर्स्ट टाइम चेंज हुई। अच्छा, सेकेंड टाइम इट चेंजेस व्हेन इट इज रीडायरेक्टेड टू गोल कीपर, सेकेंड टाइम it changes when second player redirect it to goalkeeper, और थर्ड टाइम चेंज हुई जब वो उसको उठा लेता है। सो थर्ड टाइम गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल एंड टेक्स इट इन हैंड, तो वो कौन से टाइम चेंज हुई, थर्ड टाइम उसे रोक लिया गया ना, इट चेंजेस। अगर वो सीधा उसे किक कर देता तो 3 बार होता, लेकिन उसने हाथ में उठाया तो तीसरी बार चेंज हुआ है, क्योंकि हाथ में लिया फिर पैर से मारा ना। थर्ड टाइम इट चेंजेस व्हेन गोलकीपर कलेक्ट्स द बॉल, अच्छा, फोर्थ टाइम इट इज इट चेंजेस। सो अभी फोर्थ टाइम कब, ओके, एक मिनट, सो फोर्थ टाइम ये कब चेंज हुई, सर जो प्लेयर है जब वो गोलकीपर की तरफ मारेगा तो जब वो उठाए, मतलब जब वो उसको पकड़ेगा तो सिर्फ उस समय इनर्शिया क्या होगा जब वो चली जाती है गोलकीपर के पास। अच्छा, थर्ड टाइम, अभी 1 मिनट से कर लें।
व्हेन गोलकीपर कलेक्ट्स, एक मिनट, सो when goalkeeper collects the ball fourth time, it changes when, कब होगा? when goalkeeper kicks it towards, किधर करेगा? towards a player of his own team, अपनी टीम के। तो सो टोटल कितनी बार ये चेंज हुआ? सो 4 times वेलोसिटी चेंजेस। हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे हो? सर जैसे जो फुटबॉल प्लेयर है उसने जब गोलकीपर के पास मारा, सर मतलब गोलकीपर ने उठाया नहीं, लेकिन जब उसके पास आ गई, उसका नीचे हाथ में से पकड़ी, तो सर उस समय वो इनर्शिया क्या होगा वो फुटबॉल का? उसने फोर्स लगाया, दो बार फोर्स लगाया, एक बार रोकने के लिए लगाया, एक बार किक करने के लिए। जितनी बार फोर्स लगाएगा उतनी बार उसका जो भी है डायरेक्शन, वेलोसिटी या कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो फुटबॉलर ने 2 बार फोर्स लगाया ना, एक बार पकड़ने के लिए। मतलब गोलकीपर के आने से पहले जैसे एक फुटबॉलर ने मारा ना गोलकीपर की तरफ, हाँ। तब सर क्या होता है? मतलब जब उसने गोलकीपर ने हाथ में ऊपर उठाया नहीं, बस नीचे उसके हाथ पे ही आ गई थी तब। हाँ, तो चल रही चीज़ तो इनर्शिया ऑफ मोशन ही तो यही पूछ रहे हो ना कि इनर्शिया ऑफ मोशन है कि नहीं। क्या पूछ रहे हो? जब चल रही चीज़ तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, यही पूछ रहे हो ना। तो चलती हुई चीज़ में मोशन होता है। अब देखो, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अब उसने उठा लिया तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, कोई हमसे पूछा नहीं जा रहा है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, रेस्ट को चलाना है, रुके को चलाना है, चलते को रोकना है, जितनी बार भी जो भी करना है आपको, अगर उसकी स्टेट ऑफ मोशन बदलनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। इस पर फोर्स 4 बार लगाया गया है, एक बार किक करते समय, एक बार डायरेक्शन बदलते समय, एक बार रोकते समय और एक बार मारते समय। समझ में आई बात? पहले रुकी को चलाते समय, डायरेक्शन बदलते समय, फिर रोकते समय, फिर चलाते समय। तो 1 2, और जब रोका तो 3, और जब मारा तो, बोलो समझ में आ गई कि नहीं? अगर सिंपली किक कर देता तो बस वो 3rd टाइम ही में ही हो जाता, लेकिन उसने 2 बार किया, हाथ से उठा के पैर से मारा, तो उसमें बदल गई चीज़, वो डिफरेंट हो गया। उसे फोर्स भी तो 2 हिस्सों में लगाना पड़ा, है ना। जितनी बार फोर्स लगाओगे उतनी बार बदलेगा। अब देखो, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विग्रसली शेक द ब्रांच। बोलो, कर लोगे खुद कि जब ब्रांच को करते हैं वही फ्रूट की जगह वो लिख दोगे। वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप। सही हो जाएगा ना, बस वही फ्रूट वाला ही है। सो व्हेन वी विग्रसली, तो अगर हम क्या करें, विग्रसली शेक द ब्रांच, तो क्या होगा? then branch moves from its position and leaves, जो लीव शुरू में कैसी थी, which were initially at rest, remain at rest due to inertia of rest, and get detached from twigs। twigs का मतलब टहनी होता है, ब्रांचेस भी होती हैं लेकिन पत्तियां किस में लगी होती हैं? क्या twigs में? भाई
ट्विग्स ना याद रहता, ब्रांच लिख देना। ब्रांच जरा मोटी होती है। detached from tree. कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो। ट्री बहुत बड़ा होता है, ट्री में ब्रांच होती है, ब्रांच में ट्विग होती है, ट्विग में पिटियोल होता है, फिर पिटियोल में पत्ती होती है। तो आपको याद रहेगा तो ट्विग लिख देना, ट्विग जरा पतली होती है। गेट्स डिटैच फ्रॉम ब्रांच एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी। समझ में आ गई बात कि नहीं? अंडर ग्रेविटी, यही चीज है। अब चौथा सवाल देखो, क्या फोर्थ बताने की जरूरत है कि ना बताएं? फोर्थ में तो वही है कि हम आगे क्यों गिर जाते हैं, पीछे क्यों गिर जाते हैं, वो तो कर लोगे ना। कि अगर रुकी बस चल ले तो हम पीछे गिर जाते हैं, और चलती बस रुक जाए तो आगे गिर जाते हैं। उन्हीं दोनों सवाल को जोड़ लेना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। सबसे पहले मोमेंटम जानना होगा। सर ट्यूशन की टाइमिंग का जो अल्टरनेट डेज आपने रखी है 5:45 से 7:15 तक, तो वो 5:30 से हो सकती है क्या क्लास? 5:30 से एक्चुअली हम थक जाते हैं। उनकी क्लास अगर 15 मिनट पहले हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी। आधे घंटे का रेस्ट हमें चाहिए बीच में, फिर उससे एनर्जी हमको मिल जाती बोलने की। तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो अपना 15 मिनट और पहले करेंगे, फिर ऐसे केस में आपका भी आधे 15 मिनट पहले हो जाएगा 3 दिन। क्या आप एग्री करेंगे उस बात के लिए? कि मतलब 3:30 ना? फिर आपका 3:30 हो जाएगा अगर आप 5:30 से चाहो। बोलो 3:30 ठीक रहेगा। अगर मान लो स्कूल जाना हुआ तब भी ठीक रहेगा, तब नहीं ठीक। हाँ सर 2:10 पे तो छुट्टी मतलब सब ज्यादा से ज्यादा 2:10 पे छुट्टी हो जाती है, तो हम लोग मतलब आके जल्दी से कर सकते हैं। कर सकते। तो 3:45 तो सर तब भी ठीक है सर, क्योंकि तो हमारी चलो, तो वही 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। क्योंकि ये कंफर्टेबल टाइम है पूरे साल के लिए 3:45। हाँ तो ये सर समझ में 140 140 होता है, तब हम 3:30 कर देते हैं। चलो अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो। मोमेंटम क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका? फोर्थ क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी स्टेटेड, ऑन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अब हम अगले तो खुद से करेंगे। भाई अगले टॉपिक की ओर बढ़ गए ना। जरा पढ़ो बुक में क्या लिखा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखा है कि नहीं? नहीं नहीं, मोमेंटम क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाय पी। मोमेंटम का हिंदी में मतलब क्या होता है? सर एम से कर क्या बोलो, सकते क्या चीज? हाँ अभी बता रहे ना, अभी कुछ बताया नहीं ना। अभी कैसे आप पूछ सकते हो जब तक हमने बताया नहीं? तो पूछने पहले लगे हुए तो हम बताएंगे कब? हाँ अभी इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? पी। मोमेंटम के नीचे हिंदी में क्या लिखा है? संवेग। मोमेंटम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है? क्या ये वेक्टर है? यस सर वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी जब ये है तो ये भी वेक्टर हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसमें भी डायरेक्शन होगी। संवेग का मतलब समझ नहीं रहे आप। अरे अभी जब बताएंगे, आप पहले ही कह दो हमें समझ में नहीं आया। अभी हमें बताने तो दो ना। आपके भाई एक पैटर्न है पढ़ने का। अभी जब हम समझाएंगे तभी तो समझोगे ना, कि पहले से ही समझ के बैठो। स्पेलिंग सर सही से नहीं। हाँ क्वांटिटी कर लो अभी, ठीक है? क्वांटिटी, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैंने क्या बताया कि स्मॉल p किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या ये वेलोसिटी वेक्टर है? इसमें डायरेक्शन होती, इसीलिए मोमेंटम में भी डायरेक्शन होगी। लेकिन जो मास होता है
मास स्केलर है। मास 2 किलो आलू है, क्या वो किसी डायरेक्शन में 2 किलो है कि बस 2 किलो है? 2 किलो सेब घर में ला के रख दो। तो मास डायरेक्शन लेस है। मास कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे ये देखो कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है और उसमें टाइम का डिवाइड कर दो तो क्या वेलोसिटी बन जाती है? तो क्या वेक्टर में अगर किसी स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो तो भी वेक्टर ही रहता है क्या? बताइए कार्तिक। वेक्टर का मतलब है कि किसी चीज में डायरेक्शन भी हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चल के आया ए से बी, तो ये बताओ क्या ए से बी जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, क्या इसमें एक डायरेक्शन भी है? क्या ये 10 मीटर चला है तो प्लस 10 चला है क्या? पाथ लेंथ भले ही इसकी भाई अगर ईस्ट की तरफ चला है तो पाथ लेंथ कुछ भी हो, तो जिस चीज में मैग्नीट्यूड 10 मीटर है और डायरेक्शन क्या है प्लस, ईस्ट में चला है या राइट में चला, ये क्या हुई इसकी? और 10 मीटर जो इसकी न्यूमरल है वो क्या हुआ बताओ? मैग्नीट्यूड हुआ क्या? सर फिर नॉर्थ साउथ को किस साइड से डिनोट करते हैं? नॉर्थ को प्लस से, साउथ को माइनस से। ईस्ट को प्लस से, इसको माइनस से। समझ में आई बात? अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो ऐसे वो कार्टेशियन सिस्टम है, बिल्कुल कार्टेशियन सिस्टम है। अच्छा ये बताओ कि अगर वेक्टर में मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वेक्टर रहेगा क्या? रहेगा ही। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट में स्केलर से डिवाइड कर दिया तो ये वेक्टर है। और अगर मैं इसी डिस्प्लेसमेंट ये टाइम इधर ले लूं तो s इज इक्वल टू ut नहीं लिखा जाता है क्या? मतलब ये इधर आ जाए तो भी वेक्टर रहेगा। तो इस तरीके से इसके वेक्टर होने से ये वेक्टर है। वेक्टर है जैसे कोई भी वेक्टर होता है। अब जैसे ये है, ये एक फोर्स है, मैं कहूँ 10 न्यूटन का एक फोर्स है और कोई कह दे अच्छा 2F बताओ, तो 2F में क्या इसका दुगना फोर्स लगा देंगे, उसके पिता लगाएंगे, 20 न्यूटन हो जाएगा। बस यही कह रहे हैं मैं। यानी आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो बस वेक्टर की लेंथ बदलेगी ना। 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगा रहा है और मैं कहूँ 2F लगाओ, तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देने से क्या वेक्टर का नेचर बदल जाएगा? कि सिर्फ उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। यू कैन मैनिपुलेट वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो, रहेगी तो वेक्टर ही ना भाई। अब आप ये समझो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है? क्या 5 मीटर पर सेकंड नहीं हुई? और क्या वो वेक्टर नहीं हुआ? वेक्टर भी रहा। तो चूंकि ये प्लस 10 मीटर है तो प्लस 10 मीटर बाई 2 कर दोगे। तो इसलिए चूंकि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए मोमेंटम भी क्या हुआ? वेक्टर। एक बात और बता दो, क्या मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगी? Yes, sir. क्या यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? Yes, sir. भाई जिधर कोई चीज जा रही है उधर ही तो वेलोसिटी होगी। सो यहाँ कह सकते हैं कि मोमेंटम इज इन सेम डायरेक्शन इन विच वेलोसिटी एग्जिस्ट। जहाँ वेलोसिटी होगी वहीं पे क्या होगा? सो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is in the same direction as velocity। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम सूर्यांश की बात में आते हैं। सूर्यांश कह रहे हैं कि आपने जो बताया मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है मोमेंटम क्या, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो अब हम वहाँ पे आते हैं। लेकिन इतना तो पता, सुनो अभी कुछ नहीं समझ में आया, फिजिकली नहीं समझ में आया बेसिक होता क्या है। ये तो पता चल गया कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बोलो ये पता चल गया? ये पता चल गया कि ये वेक्टर है। Yes, sir. और क्या ये पता चल गया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में? इतना तो पता चला ना। और क्या इतना भी पता चल गया कि इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। भाई अब आप बताएं, मैंने तो मास की भी लिख दी, वेलोसिटी की भी लिख दी, आप मोमेंटम की यूनिट बताएं।
सो यूनिट ऑफ पी, मोमेंटम की यूनिट इस केजी पर मीटर, जो होती होगी वही तो लिखोगी कि अपने मन से बना दोगे। ये है फोर्स की वो होती है। अब जरा आगे देखो कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, कि मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी। मोमेंटम क्या चीज है? The quantity of motion. हाँ, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मोशन। इन्होंने एग्जैक्ट चीज बताई है तो मैं वही लिख देता हूँ। इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। इन कंटेन्ड इन ए बॉडी, यदि किसी एक बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है? zero, हाँ, जब वो चल ही नहीं रही है। अच्छा ये देखो, ये पेड़ है तो इसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन है क्या? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका पी भी जीरो होगा। अच्छा P is equals to 0 kg per meter square. ठीक है। अब ये बताओ, ये बुलेट चल रही है, क्या ये बहुत छोटी है? क्या ये एक तरीके से 10 ग्राम की है, बहुत छोटी होगी, और ये बहुत तेज रफ्तार से चल रही है 200 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेजी से चल गई। इसको किसी गन से फायर कर दिया गया है, और गन से फायर किया गया है तो इसकी वजह से ये पिस्टल से फायर कर दिया गया है, तो क्या बहुत तेजी से जाएगी आगे? Yes sir, 2000 kg अच्छा per meter square. जो भी होगा, लेकिन 2000 से नहीं जाएगी क्योंकि ये ग्राम है, केजी में बदलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या इसमें अमाउंट ऑफ मोशन अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। Yes, sir. तो वेलोसिटी, है ना? हाँ ऊपर तो एक meter मिनट और एक second मिनट, है, वो तो अपनी यूनिट में, और ये भी अपनी यूनिट में है। यूनिट चलो हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। अगर आप ऊपर ग्राम के बराबर होता तब नीचे चेंज करना होता ना। चलो ठीक है, ग्राम को केजी में बदलोगे, यही तो बोल रहे हो ना, क्योंकि केजी ऐसा यूनिट है तो बदल लेना। नो सर, अच्छा ग्राम ऐसा यूनिट है no sir, kg है ना। तो केजी में बदल लेना। वही सूर्यांश भी बोल रहे हैं, तो फर्क क्या है? अब आगे भी तो समझे ना। सो वेलोसिटी इज मोर, इसमें वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। सो अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा होगा ना। ये किसी को लग जाए तो मर सकता है ना, किसी लोहे की प्लेट में लग जाए तो लोहे की थाली उछल जाएगी कि नहीं? तो इसमें अमाउंट ऑफ मोशन कम तो नहीं है ना। मोशन इज मोर किसकी वजह से ज़्यादा है बताओ? क्या जो P है वो Velocity, mv है? अगर v ज़्यादा है तो भी क्या P ज़्यादा होगा, क्योंकि P तो अमाउंट ऑफ मोशन है। अच्छा दूसरा केस देखो कि एक हमारे पास ये ट्रक है और ये ट्रक जा रही है, तो ये बताओ कि 2 लाख kg per meter second. अच्छा अब ये जो ट्रक जा रही है ये सिर्फ 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये तेज नहीं जा रही है, लेकिन क्या इसमें भी अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा होगा? yes, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसे क्या रोक पाना किसी छोटी साइकिल, छोटी स्कूटर या छोटी कार के लिए मुमकिन होगा कि ये लुढ़क रही तो लुढ़कती चली जाएगी। इसे रोकना तो 10 आदमी के लिए भी मुश्किल होगा अगर चल रही है तो, कि कोई 10 आदमी खड़े हो जाए तो रुक जाएगी। पेड़ से टकरा जाए तो पेड़ गिरा दे, गोली ना गिरा पाए ये गिरा दे। तो बोलो है अमाउंट ऑफ मोशन कि नहीं? Yes, sir. तो लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ मोशन, Yes, sir. And velocity is more. अच्छा इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें वेलोसिटी की वजह से अमाउंट ऑफ मोशन है, और इसमें किसकी वजह से अमाउंट ऑफ मोशन है? इसमें 2000 kg का है ये ट्रक भरा हुआ, तो इसमें किसकी वजह से अमाउंट ऑफ मोशन है? Mass. हाँ, सो इट इज अमाउंट ऑफ मोशन इज मोर, अमाउंट ऑफ मोशन इज मोर Because of more mass. ड्यू टू मोर मास। यानी मास ज़्यादा हो जाए तो भी P ज़्यादा हो जाए, और V ज़्यादा हो जाए तो भी P ज़्यादा हो जाए क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये एक हमारा 2000 पाउंड का मिसाइल आ रहा है, अच्छा उसकी स्पीड भी ख़ास है 1000 मीटर पर सेकेंड, क्या इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मोशन होगा क्या? yes sir, होगा। क्या ये किसी बड़े से बड़े हैंगर को या इंस्टॉलेशन को भी तबाह कर सकता है, इतनी स्पीड से है? yes, तो इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है? इसका वजन 20,000 किलो है, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है,
सो इट कंटेन्स, इट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ मोशन। किसकी वजह से? The amount of motion is more due to more mass and velocity. More amount of motion due to Due to more amount of mass and velocity. more mass and velocity। तो हमने देखा कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सो मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा, इफ ए बॉडी हैज़ मोर मोमेंटम देन मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। मान लो जैसे एक मोती चली आ रही है, छोटी सी पर्ल, तो जो पर्ल आ रही है क्या उसे उंगली से रोक लोगे? और अगर एक बड़ी फुटबॉल तुम्हारी ओर चली आ रही है तो रोक पाना आसान होगा क्या? तो अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो क्या उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत फोर्स चाहिए? कास्को की बॉल तो कैच कर लोगे, ऊपर से कोई ईंट फेंक दे तब कर पाओगे? सर उसके लिए जो इंसान पकड़ रहा है उसका भी मास ज्यादा होना चाहिए। भाई फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं? सो इफ मोमेंटम इज मोर, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन जिसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा तो क्या चीज़ चाहिए होगी बताओ? क्या मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? सो इफ मोमेंटम का मतलब तो सिर्फ बताने के लिए हमने बता दिया अमाउंट ऑफ मोशन। अब आगे की बात सिर्फ मोमेंटम ही बोलेंगे, ये हमारे आपके बीच है कि अमाउंट ऑफ मोशन को मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम ज़्यादा हो जिसमें, किस में ज़्यादा, इसमें कि इसमें? इसमें ज़्यादा है क्योंकि वेलोसिटी दोनों में बराबर है। लेकिन ये फुटबॉल तो 400 ग्राम की होगी, अब मोती का 1 ग्राम की ना हो। इफ मोमेंटम इज मोर देन मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। किस चीज़ के लिए मोर फोर्स रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। इसे रोकने के लिए क्या ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी? हाँ बोलिए। सर जैसे शॉप्स होती है ना, जो सब्जी वाली या कोई भी नॉर्मल, तो उसमें जो होता है ना सर, जिसपे वो मैकेनिकल नंबर मतलब ऊपर नंबर्स लिखा रहते हैं कितना वेट है किसी भी चीज का, तो एक वो होता है ना सर लोहे का चार तरफ से हाँ ओवल शेप टाइप का थोड़ा सा होता है लोहे का, तो उसका सर 0 ग्राम वेट होता है, मतलब उसको कोई वेट ही नहीं होता, कैसे? 0 ग्राम, उसका जो भी एक ग्राम में है तो मास है। अभी वेट का कॉन्सेप्ट इसी, हाँ उसका कोई मतलब कोई वेट ही नहीं होता है। 0 है तो 0 है तो कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे हो गया? वो तो एक मेटल है, वो लोहे का बना था, तो उसका क्यों नहीं है मास फिर? हाँ तो वो चीज़ क्या है, उसके साथ इंटीग्रल है। एक्चुअली वो जब उस चीज़ को रखने के बाद वो 0 है, अदरवाइज उसे हटा दो तो वो निगेटिव पढ़ेगी। नो सर, हटाने के बाद भी 0, उसको रखने के बाद भी 0, तभी तो सर दूसरी चीजें नाप पाते हैं। हाँ तो वो चीज़ एक्चुअली वो स्प्रिंग सिस्टम है, तो उसमें जब उसे हटाओगे, वो 200 ग्राम की है लेकिन उसके हटा देने पर वो -200 रीड कर रही है, और उसके रख देने पर जैसे ही रखा वो 0 रीड कर रही है। सर जब वो हटा हो तो तब भी 0 होता है, और तो इसका मतलब है कि हाँ, उसको अगर ऐसा आपने कोई देख लिया देन इट इज़ सेट एट 0। उसको सेट 0 से नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल आप देखोगे तो फिर वो निगेटिव है, उसके रखने के बाद 0 है। तो दैट मीन्स वो इंटीग्रल सिस्टम है कि उस पर स्प्रिंग पर इतना फोर्स लगा हुआ है कि अब वो 0 स्केल पर रीड करेगी। उसके अंदर एक एनरॉयड स्केल है, वो स्प्रिंग जैसे जैसे दबेगी वैसे वैसे घूमेगी, और उसमें एक नीडल लगी हुई है, और स्प्रिंग रिकॉइल होती है जैसे चाबी भरते हो खिलौनों में, तो वो जैसे जैसे उसकी दबाओगे ऊपर से तो स्प्रिंग घूमेगी। अंदर एक स्पाइरल स्प्रिंग है, तो उसकी नीडल वैसे वैसे आगे बढ़ती चली जाती है, और वो उसको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल में। तो उससे ख़ास मतलब नहीं है, अभी हमारा जो टॉपिक है वही ठीक है, बाकी तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, वो चीज़ थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगा के भी आप सीख सकते हो। ठीक है, उसको सब चीज़ें नेट में मौजूद हैं, हम लोग अभी मोमेंटम सीख लें। समझ में आई बात? सो इफ जरा देखो, एक कार है, सो एक कार कितने किलो की होती है? क्या 1000 किलो की? और 1000 किलो की कार है, 100 किलो की स्कूटर होती है। समझ में आई बात कि नहीं? और 20 किलो या 25 किलो की साइकिल होती है। तो ये जो कार है ये जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से। तो प्रार्थना, इसका मोमेंटम बताओ क्या हुआ?
बताइए। तो मैं बताऊं सर, इसका होगा 50,000। हाँ बताओ बताओ। 50,000 से 50,000 केजी पर मीटर हाँ सेकंड। तो 1000 केजी तो ये हो गया, 50,000। और 50 मीटर पर सेकंड ये हो गया, तो मिला के क्या हो गया बताओ? सर 50,000 केजी पर मीटर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड हो गया, ये चीज़ है। और अगर एक कॉस्को की या कोई क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल 100 ग्राम की होती है, ये 100 ग्राम की है, और इसको किसी ने 30 से ज़्यादा से तो नहीं फेंक सकता है, इतने से फेंका, तो इसका मोमेंटम क्या हुआ? 300 kg ऐसे ना करो अभी। 300 नहीं होगा। अभी आपने बताया था माही की केजी में लेंगे और आप ग्राम में ले रही हो, अपनी बात पे तो स्टेबल रहो। तो 100 ग्राम को क्या लिखोगी? नीचे 1000 ग्राम, और ऊपर क्या लिखोगी? क्या 1 केजी? उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करोगी? 1 केजी में 1000 ग्राम, 0.1 kg तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, करने पर कन्वर्ट करने पे 0.1 केजी आया, तो इट इज 0.1 केजी। और कितनी वेलोसिटी है तो सर आंसर आ जाएगा 5 केजी पर मीटर सेकंड। बताओ कितना आ जाएगा? सर 3 केजी पर मीटर सेकंड। 3 केजी पर मीटर सेकंड आ गया, तो 30 मीटर पर सेकंड, सो ये कितना हो जाएगा? 3 केजी पर मीटर सेकंड। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगा दिया किसी ने, और वो चीज़ जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 2 किलो की चीज़ है, तो वो चीज़ फोर्स लगा देने के बाद कुछ समय बाद वो 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगती है। फोर्स लगा, हमने फोर्स लगातार लगाए रखा, ये फोर्स है, तो वो चीज़ आगे चलती गई, चल रही है, अभी भी चल रही है। तो ये बता सकते हो कि उसका चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? m1 v1 minus 20 केजी पर मीटर सेकंड। तम चेंज, जैसे अभी माही तुम्हारे पास 10 रुपए है और मम्मी तुमको 10 रुपए और दे दें, तो तुम्हारे पास चेंज इन मनी कितना हो जाएगा? बाद में 20 रुपये हो गए, तो कितना चेंज इन मनी हुआ? मतलब प्लस 10 रुपये हुआ कि माइनस 10? मैं फॉर्मूला हाँ फार्मूला बता दी थी ना। तो अगर चेंज इन मनी क्या है? क्या फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी? m1 v1 minus m2 u2 तो बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? क्या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम? जैसे अभी जैसे आपने बताया कि फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी, बाद में 20 रुपए था और शुरू में 10 था, तो ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? दैट इज final momentum minus फाइनल initial मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। 20 माइनस 10 टर्न रहेगा तो 10 केजी पर मीटर सेकंड। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम को आप क्या चीज़ कह सकते हो? चेंज इन मोमेंटम को आप डेल्टा पी लिख सकते हो। किसी भी चीज़ में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं बताओ? डेल्टा। क्या ये पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल है? क्या ये एम वी माइनस एम यू है? क्योंकि फाइनल में तो फाइनल वेलोसिटी ली जाएगी ना। मोमेंटम का फार्मूला बताओ, ये चीज़ है। जो पहले वाले में आएगा तो उसमें भी 20 मीटर पर सेकंड आएगा, दूसरे वाले 40 केजी पर मीटर सेकंड, दोनों में। अच्छा ये बताओ, जो फाइनल केजी पर मीटर सेकंड आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? क्या मास इनटू फाइनल वेलोसिटी आएगी? और इनिशियल मोमेंटम में ये आ जाएगा मास कितना है, मास को कॉमन ले लो, और फाइनल वेलोसिटी क्या 20 है और इनिशियल 10 थी, और मास क्या 2 kg था। क्या लिखा है वो? ये यस इस डेल्टा पी, पी इस के साथ है। ये है डेल्टा एस, इसके आगे है ना इक्वल्स टू के बाद। ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ में आ गई बात? कोई भी चीज़ चेंज, मान लो अनुराग तुम 10 साल के थे, अभी 14 ईयर्स के हो,
तो तुम्हारे में चेंज इन ईयर कितना हुआ है? क्या 14 माइनस 10? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे कि नहीं? अच्छा, तो वही यहाँ भी किया है। तो फाइनल एम वी माइनस एम यू तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से? 20 आया। अच्छा, अगर मान लो ये फोर्स लगाया गया, ये तो आपने चेंज इन मोमेंटम बता दिया, इसने 4 सेकंड में ऐसा कर दिखाया है। कितनी देर में कर दिखाया है बताओ? 4 सेकंड में। तो ये बता सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? ये ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी बाई टी कर दें? तो अगर इतना हुआ है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना हुआ होगा? 5 kg मीटर पर। अच्छा, ये आपने लिख दिया 4 सेकंड, तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 5 kg मीटर, और सेकंड पे क्या लगाओगे? ये एस भी तो ऊपर चला जाएगा, क्या -2 लगा दें? यस सर। अच्छा माही, ये क्या तुम इसी को फोर्स कह रही हो? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही फोर्स कहते हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। लो, इन्होंने तो पूरी बात कह दी। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ही कह दी। बोला फोर्स क्या है? सर यही फोर्स, क्योंकि केजी तो मास हो गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन हो गया। भाई इन्होंने कहा, इनकी भी तो बात सुनो, अनुराग की नहीं सुनोगे। डेल्टा पी बाई टी, उन्होंने कहा कि डेल्टा पी को क्या पी एफ माइनस पी आई कहा जाए, चेंज इन मोमेंटम को? बोलो। और अपॉन टाइम, और यहाँ फोर्स लिख लो। तो ये बताओ पी एफ का फार्मूला क्या है, कोई हमें बता दे। तो मेरा भी कहा पी एफ क्या है? फाइनल मोमेंटम। एम वी बोलो तो बात बने। और पी आई क्या है? एम यू और अपॉन टी, और ये एफ है। अच्छा, अनुराग बता रहे हैं अगर मास कॉमन ले लिया जाए तो ये v माइनस यू बाई टी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अनुराग इसे ए कहना चाहते हैं। क्या अनुराग का कहना सत्य है या असत्य? सही है। क्या इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को? तो क्या यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है? इट इज, देख लो आप, आपकी अगर बुक में कहीं लिखा हो, फिर अगर कहीं एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा हो तो मान लेना। अनुराग क्या पढ़ाया जा चुका है तो बोल रहे हैं। सो इट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? अब यहां से देख के बताओ। पर सेकंड तो नहीं है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन या फिर न्यूटन। न्यूटन तीन चीजें सोचती हैं। न्यूटन है, अगर लिखोगी तो एन लिखना पड़ेगा। समझ में आ है? ये सब है। अब जो भी हो उसी को अब उनके सम्मान में न्यूटन लिख दिया है, और है तो यही यूनिट ना। समझ में आई बात कि नहीं? इसी को उनके नाम से बता दिया क्योंकि उन्हीं के लॉज हैं, ये दिए गए हैं। तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, ये जो फार्मूला है, इसको अगले क्लास में डिड्यूस करेंगे, यानी इसका प्रूफ। क्या? कल नहीं, परसों होगा। तो हम इसमें ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसका प्रूफ देखेंगे। कल तो 3:45 पे ही होगा। जब बात करेंगे उन लोगों से तो फिर हम बताएंगे, ऐसे नहीं। सर हाँ।